एपिसोड की स्टार्टिंग में होंगजू और होयंग को दिखाया जाता है। किस करने के बाद होंगजू थोड़ा शाई फील कर रही थी, तो होयंग कहता है कि अब इसे वापस मत लेना। वो कहती है किसने कहा कि मैं वापस लूंगी। फिर कहने लगती है कि हम कभी क्लोज नहीं थे, लेकिन अचानक से ही पता नहीं कैसे हो गया, तो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है। इसकी आदत डालने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो भी कहता है कि ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। फिर वो उसे खाने पर ले जाता है और कहता है कि अच्छे से खाना। तो वो कहती है कि अगर तुम मेरे अलावा किसी और चीज को देखोगे तो मैं खाना अच्छे से खा पाऊंगी। वो कहता है ठीक है, लेकिन अपनी नजरें नहीं हटाता। वो कहने लगती है कि मेरी तरफ मत देखो वरना मैं खाना नहीं खा पाऊंगी। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं नहीं देखूंगा, लेकिन तुम देख सकती हो क्योंकि मुझे इसकी आदत डालनी है। ये सुनकर तो होंगजू मन ही मन खुश होने लगती है कि तभी होयंग को अंकल का कॉल आता है, लेकिन वो कट कर देता है। पर वहाँ अंकल परेशान हो रहे थे कि ये वापस कब आएगा, उन्हें उसे कुछ जरूरी बात बतानी थी। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि ये वापस आ गए थे। तो होयंग होंगजू को डिनर के बारे में पूछता है कि तुम क्या खाना चाहोगी। वो कहती है कि मुझे भूख नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मुझे तो भूख लगी है। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें अच्छे रेस्टोरेंट की लिस्ट भेज दूंगी, तुम वहाँ जाकर खा लेना। वो निकलने लगती है तो वो उसे रोक लेता है, कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे भूख लगी है इसलिए मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ। ऐसे में वो एक दूसरे को देखने लगते हैं कि इतने में अंकल भी वहाँ पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम दोनों कर क्या रहे हो। और कहते हैं कि करो करो, जो भी कर रहे थे कंटिन्यू करो। अब होयंग तो होंगजू के साथ बाहर जाना चाहता था, लेकिन अंकल की वजह से उसे वापस घर आना पड़ता है। वो उसे कहते हैं कि तुम मेरी कॉल का आंसर क्यों नहीं दे रहे थे, और क्या तुम सच में अपनी जॉब छोड़ रहे हो। वो कहता है हाँ। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी मॉम का मुझे कॉल आया था, उन्होंने कहा कि तुम्हारे मैटर को वो खुद हैंडल करेंगी। अंकल को तो डर लग रहा था कि पता नहीं वो क्या करेगी, लेकिन होयंग कहता है कि मुझे शावर लेना है तो आप यहाँ से जाओ। लेकिन उन्हें तो टेंशन हो रही थी। वो कहता है कि रिजाइन करने की क्या जरूरत थी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, हम कोई और सोल्यूशन निकाल लेते। अगर तुम यूएस वापस चले जाते तो मैं कुछ ना कुछ करके तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल ही लेता। तो वो कह देता है कि मैं होंगजू की वजह से नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं उसे बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। उसके मुंह से ये सब सुनकर तो अंकल बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। कहते हैं कि तुम कौन हो और मेरा भतीजा कहाँ है, तुमने उसे कहाँ छुपा के रखा है। फिर कहने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम और डैड के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद तुम्हारी मॉम ने अपनी पूरी कोशिश की है, उनकी वजह से ही तुम और ये कंपनी आज इतनी कामयाब है। अगर तुम ऐसे ही सब कुछ छोड़कर चले जाओगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो इन सब के बारे में कुछ नहीं बोलता। ये कहता है कि होंगजू को मेरी जॉब छोड़ने के बारे में कुछ मत बताना, मैं खुद उसे बताऊंगा। लेकिन उन्हें तो गुस्सा आ रहा था, तो कहते हैं कि मैं उसे बताया जा रहा हूँ, तो वो उन्हें पूरा भिगा देता है। इसके बाद जब वो बाहर आता है तो अंकल को देखता है, वो तो सो रहे थे। फिर वो जोसेफ से बात करने लगता है। उसे भी पता चल गया था कि होयंग ने जॉब छोड़ दी है। वो कहता है कि तुम बहुत खुश लग रहे हो, ये मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो वो कहता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट की फाइल तुम्हारे पास पहुंच गई है ना। जोसेफ कहता है कि तुम अपने क्लाइंट पर छोड़कर कैसे हंस सकते हो, तुम्हें आखिर हो क्या गया है, इतने बदल क्यों गए वो कहता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया है ना, तो फिर अब मैं यही रहने वाला हूँ। लेकिन वो कहता है कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारी मॉम क्या कहेगी, और मैं तो तुमसे शर्त लगा सकता हूँ कि तुम उनसे 100% हार जाओगे, तब मैं तुम्हारे लिए वेलकम बैक पार्टी रखूंगा। इन सब के बाद भी होयंग ये सोच रहा था कि होंगजू सो गई होगी कि नहीं, इसलिए उसे मैसेज करता है कि तुम सो गई क्या। वो रिप्लाई करती है कि नहीं। तो वो उसे कॉल कर देता है, कहता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुमसे मिलने ऊपर आ रहा हूँ। लेकिन वो अब अपनी कंडीशन देखती है कि मैं तो ऐसी बनी हुई हूँ, तो कहने लगती है कि मैं सोने के लिए आ गई हूँ, तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। वो ऊपर आ ही रहा था लेकिन रुक जाता है, कहता है कि सच में तुम सो गई हो ना। वो कहती है हाँ, आज ट्रिप की वजह से बहुत ज्यादा थक गई थी, तो तुम भी अब सोने चले जाओ। होयंग कहता है कि ठीक है। फिर कहता है कि क्या मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वो तो शर्माने लगती है, कहती है कि हाँ शायद मैंने सुना था। तो वो फिर से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, लेकिन वो तो बस गुड नाइट करके फोन काट देती है और शर्माने लगती है कि पता नहीं मुझे इसकी आदत कब पड़ेगी। अगली सुबह होयंग कुछ काम कर रहा था तो अंकल उसके पास आकर कहते हैं कि तुम रात में नहीं सोए थे क्या, और ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है तो होंगजू को नीचे बुला लो। वो पूछता है कि क्या आप यहीं पर रुकने वाले हो। वो कहते हैं कि मुझे बाहर जाने से पहले कम से कम कुछ खाना तो चाहिए ना, कि ऐसे ही चले जाऊं, और वैसे भी ये मेरा भी घर है, इतना सिंगल तो मुझे आज तक फील ही नहीं हुआ जितना कि अब हो रहा है। और हाँ, मेरे घर में ऐसा वैसा कुछ मत करना, समझे, तुम अभी बस होंगजू को फोन करो। तो वो उसे कॉल करता है तो पता चलता है कि वो हाईजी के साथ शॉपिंग के लिए बाहर गई है। वहाँ हाईजी होंगजू से पूछती है कि किसका फोन था, तो बताती है कि होयंग खाने के लिए बुला रहा था। वो कहती है कि इतने साल उसने वेट किया है तो एक और दिन वेट करने दो। फिर ये ड्रेस देखकर कहने लगती है कि ताई को ये पसंद आएगा, तो मैं उसे इम्प्रेस करने के लिए एकदम बेस्ट आउटफिट पहनकर जाऊंगी। इसके बाद वो सैलून जाते हैं। वहाँ होंगजू को होयंग का कॉल आता है। वो पूछता है कि तुम्हारा काम खत्म हो गया। वो कहती है अभी नहीं। तब हाईजी जोर जोर से कहने लगती है कि होंगजू आज मेरे साथ रहेगी, वो नहीं आने वाली। होयंग तो उसे शाम को मिलने की सोच रहा था, लेकिन वो कहती है कि हम कल मिलेंगे और फोन काट देती है। उसे तो गुस्सा आ रहा था कि 10 साल से ये साथ में है तो अभी भी कमी पड़ रही है क्या इन्हें आज भी मिलना ही है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि होंगजू और हाईजी दोनों सैंग के रेस्टोरेंट पहुंचे हुए थे। उन्होंने अपने बालों को पम्प करवाया था, तुरंत ड्रिंक कर रहे थे, डांस कर रहे थे और एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। तो सैंग उनके बालों को देखकर कहने लगता है कि 2 डॉग मेरे रेस्टोरेंट में आ गए हैं। बाकी कस्टमर भी उन्हें देखकर हंस रहे थे, तो वो उन्हें शांत कर रहा था और होयंग को बुलाने के लिए कह रहा था। लेकिन हाईजी कहती है कि उसे यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं है, ये हमारी पार्टी है। तब सैंग हाईजी के सामने ये होंगजू और जूनो के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने वाला होता है कि होंगजू अपने सिर से उस पर अटैक कर देती है। वो बेचारा तो गिर ही जाता है।
हाईजी कहने लगती है कि इसने इस पार्टी में उसका नाम क्यों लिया। तो वो बातें बनाकर कह देती है कि नहीं नहीं, इसने कुछ और कहा, तुमने गलत सुन लिया। वो भी मान जाती है और फिर दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ होयंग होंगजू के मैसेज का वेट कर रहा था कि उसे सैंग का मैसेज आता है। उसने उसे हाईजी और होंगजू के दोनों की पिक्चर भेजी थी, लेकिन वो पहचाने नहीं पाता क्योंकि उसमें उन दोनों के बाल दिख रहे थे। वो भी ये सोचता है कि इसने मुझे डॉग्स की फोटो क्यों भेजी है। फिर बाद में बाहर आकर होंगजू का वेट करने लगता है कि इतने में वो अंकल को लेकर आने लगती है। कहती है कि ये मुझे रास्ते में मिल गए थे, उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। होयंग को देखकर वो कहने लगते हैं कि मेरे प्यारे भतीजे, तुमने मुझे मिस किया होगा ना, इसलिए तो मैं वेट कर रहे थे। और उसे हक कर लेते हैं। फिर अपने पहले प्यार को कॉल करने लगते हैं। होंगजू तो मना करने लगती है कि प्लीज अभी मत कीजिए वरना आपको कल रिग्रेट होगा, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे आज ही उसका जवाब सुनना है। तो वो कॉल लगा लेते हैं और वो कोई और नहीं, मिस पे थी, होंगजू की बॉस। कॉल रिसीव करते ही वो चिल्लाने लगती है कि मैंने कहा था ना मुझे कॉल मत करना। लेकिन वो पूछते हैं कि मुझे बताओ, मैं तुम्हारा पहला प्यार हूं ना, तुम मुझे पसंद करती थी ना, तो तुमने मुझे डंप क्यों किया। वो कहती है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। लेकिन अंकल तो नशे में बार बार यही कही जा रहे थे कि तुम मुझे पसंद करती हो ना, बताओ तो। होंगजू उनसे फोन छीनकर बात करने लग जाती है। फिर फोन कट जाने के बाद कहने लगती है कि ये कोई जानी पहचानी सी आवाज लग रही थी। अंकल तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। तो होयंग उन्हें अपनी पीठ पर अंदर लेकर जाता है। तब जाते जाते वो होंगजू से कहने लगते हैं कि तुम्हारा पहला प्यार तो खत्म हो गया है, तो अब होयंग को लेकर तुम्हारा क्या ख्याल है। ये गुड लुकिंग है, स्मार्ट है, बहुत अच्छा है। और बातों बातों में बताने लगते हैं कि वापस इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि ये अपनी मॉम से डरता है। तो वो गुस्से में उन्हें पीछे गिरा देता है और होंगजू का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है। वो तो कहती है कि तुम अंकल को इस तरह नहीं छोड़ सकते। वो कहता है कि मेरा क्या, मैंने देर भर से तुम्हें नहीं देखा है, तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं है क्या। तभी होंगजू को अपने बालों का ध्यान आता है कि मेरे बाल तो पता नहीं कैसे दिख रहे होंगे। वो फटाफट से गाड़ी के पास जाकर उन्हें सेट करने लगती है। तब होयंग भी नोटिस करता है, कहता है कि तुमने ये मेरे लिए किया है। वो कहती है कि नहीं तो, मेरे पास तो टाइम था इसलिए मैंने किया, वैसे भी वॉश करने के बाद ही स्ट्रेट हो जाएंगे। तो वो कहता है कि फिर मुझे अच्छे से देखने दो, और ये तुम पर बहुत सूट कर रहे हैं। अब अगले दिन वो दोनों डेट पर जाने वाले थे। तो इधर होंगजू तैयार हो रही थी और उधर होयंग। साथ ही हाईजी भी हाइकिंग पर जाने के लिए रेडी हो रही थी क्योंकि हर संडे उसके डैड ताइक के साथ हाइकिंग पर जाते थे। अब वो अच्छे से तैयार होकर बाहर आती है तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम हाइकिंग पर जा रही हो क्या। वो कहती है आप नहीं जा रहे हो क्या, पर क्यों। तो उसे पता चलता है कि ताइक की तबीयत ठीक नहीं है। वो कहती है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपने उसे ब्लाइंड डेट का स्ट्रेस दे दिया, आप उसे अकेले नहीं छोड़ सकते क्या। वो कहते हैं उसने फ्यूचर प्रिंसिपल का दामाद बनना है। तो वो हंसते हुए कहती है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। वो कहते हैं कि वो मेरा दामाद बनेगा। जब तुम दोनों बहनें मेरी बात नहीं सुनती थी, तुम्हारी मॉम अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने में बिजी थी, तो तब वही मेरा इकलौता फ्रेंड था जो मेरे अकेले टाइम में मेरे साथ था। वो मेरे लिए एक बेटे जैसा है। वो हर चीज में अच्छा है, लेकिन लड़कियों के मामले में थोड़ा शर्मीला है। फिर कहने लगते हैं कि क्यों ना हम उसे डिनर पे इनवाइट करें, तब तक तुम्हारी बहन भी आ जाएगी। तो वो कहने लगती है कि मैं भी तो यहाँ पर हूँ। वो कहते हैं तुम्हारा क्या करना। वो कहती है कि मैं और ताइक हम दोनों क्लोज हैं। ये सुनकर तो वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अच्छा ऐसा है क्या, तुम तो उसे भूल ही जाओ, तुम जेलस हो रही हो क्योंकि मैं तुम्हारी बहन से उसकी शादी करवाना चाहता हूँ। वो कहती है मैं आपको कोई बच्ची लगती हूँ जो जेलस होंगी, आपको कुछ नहीं पता है। लेकिन वो तो उसे जाने को बोलते हैं कि मुझे टीवी नहीं दिखाई दे रही है। तो वो गुस्से में चली जाती है। फिर हम होंगजू को देखते हैं। वो अच्छे से रेडी हो गई थी और वो उसे लेने भी आ गया था, लेकिन हाईजी तो पहले ही वहाँ आई हुई थी। वो कहने लगती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब इन दोनों ने सोचा था कि हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन कबाब में हड्डी बताने कहाँ से आ गई। तो फिर अब वो हाईजी को भी साथ लेकर एक कैफे में जाते हैं। होयंग तो चाह रहा था कि हाईजी यहाँ से चली जाए, लेकिन होंगजू कहती है कि अब ताइक बीमार है तो वो कहाँ जाएगी, वो उसे मना भी नहीं कर सकती। हाईजी तो ताइक को मैसेज कर रहे थे कि तुम ठीक तो हो ना, क्या तुमने मेडिसिन ले ली। और यहाँ ये दोनों हाथ पकड़े उसके पास आते हैं तो वो भी देख लेती है और कहती है कि तुमने हथकड़ी पहनी है क्या, तुम्हारे हाथ तो एकदम चिपक गए हैं। तब होयंग अपना हाथ दिखाते हुए कहता है कि इसके लिए तुम्हारा थैंक्स। वो कहती है मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है और जेलस फील हो रहा है। मैंने ताइक को मैसेज भी किया पर उसने कोई रिप्लाई नहीं किया, जबकि वो तो अभी सोकर उठा था। फिर जब वो मैसेज देखता है तो उसका रिप्लाई करने लगता है कि तभी कोई आ जाता है। और इधर होंगजू हाईजी से कहती है कि तुमने कहा था कि ताइक अकेला रहता है, तो हो सकता है कि वो अपना ध्यान नहीं रख पा रहा हो, ठीक से नहीं खा रहा हो, तो तुम ताइक से मिलने चली जाओ। जब मेरे पैर में चोट लगी थी ना, तब होयंग ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। ये सुनकर तो वो बहुत खुश होने लगता है कि मेरी तारीफ हो रही है। वो कहती है हाँ मैं जा सकती हूँ, लेकिन इन कपड़ों में मैं उससे मिलने कैसे जाऊँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो होंगजू को एक आइडिया आता है। वो उसे अपने कपड़े दे देती है और वो लोग उसे ताइक के घर के पास ड्रॉप कर देते हैं। उसे देखकर होंगजू कहने लगती है कि ये बहुत ज्यादा प्रीटी है। स्कूल में ये बहुत शर्मीली थी और डरपोक भी थी, उसके बाद उसने खुद को बहुत बदल दिया है और अब एकदम चेंज हो गई है। फिर ये दोनों भी यहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि ताइक से मिलने उसकी माँ आई थी। वो उन्हें बाहर छोड़ने ही जा रहा था तो वो उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुम्हारी कोई फ्रेंड भी नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है जो तुम्हारा ध्यान रखे, तभी तो तुम्हारी ये हालत हुई है, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता है। तभी हाईजी वहाँ आती है और उसकी मॉम को देखकर पूछती है कि क्या ये तुम्हारी मॉम है। उन्हें हेलो करती है। उसकी मॉम तो बहुत खुश होती है कि कोई लड़की मेरे बेटे को देखने आई है। उन्हें पता चलता है कि ये ताई के स्कूल में ही टीचर है, तो उससे खूब सारी बातें करने लगती है। पूछती है कि तुम कितने साल की हो, तुम्हारी शादी हो गई क्या, और भी बहुत कुछ। तो उन्हें सब कुछ अच्छे से आंसर कर देती है। अब ये सब सुनकर तो ताई को अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी मॉम तो ये भी कहने लगती है कि मैं यहाँ नहीं आती हूँ, ये तो बीमार था इसलिए बस आ गई। फिर बच्चों को लेकर कुछ बातें करने लगती है, तो इससे तो ताई को बहुत ज्यादा एम्बैरस फील हो रहा था।
वो फटाफट से टैक्सी रोककर अपनी मॉम को जल्दी से भेजने लगता है। वो तो जाते जाते भी बोलते ही जा रही थी, बैठ ही नहीं रही थी। तो वो गुस्से में कह देता है कि हाईजी का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर उसकी मॉम थोड़ा अपसेट हो जाती है कि कहाँ वो तो हाईजी को लेकर कितना कुछ सोचने लग गई थी, इसलिए उससे सॉरी बोलती है कि मैं कुछ ज्यादा ही भूल गई। फिर चली जाती है। उनके जाने के बाद ताइक भी हाईजी से सॉरी कहता है, बोलता है कि मेरी मॉम थोड़ा पुराने जमाने की है, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। तो वो कहती है कि तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो। तो वो बाय करके जाने लगता है, लेकिन अचानक से चक्कर आ जाता है। वो गिरने को होता है तो हाईजी उसे पकड़ लेती है, लेकिन वो उसका हाथ हटा देता है। उसे तो बहुत बुरा लगता है। फिर कहती है कि शायद मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मुझे माफ करना कि मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं यहाँ आ गई तो मैं चलती हूँ। और फिर चली जाती है। जाते हुए ताइक उसके वही शूज नोटिस करता है जो उसने उसे दिए थे। थोड़ा आगे जाने के बाद वो साइड में बैठ जाती है, कहती है कि मैं यहाँ उसे शूज दिखाने आई थी, पर उसने देखा भी नहीं और उसके लिए पॉलिश भी तो लाई थी। दूसरी तरफ हम जूनो को देखते हैं, वो हाईजी के डैड से मिलने आया था और तब वो वहाँ पर सब फोटोज में होयन की फोटो देखता है। इतने में हाईजी के डैड आते हैं। फिर दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। पहले तो वो खुश थे, लेकिन बातों बातों में वो कहते हैं कि लास्ट टाइम मैं तुमसे बात नहीं कर पाया क्योंकि तुम्हारी आंटी थी, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद हर कोई बहुत परेशान था। मैं जानता हूँ कि तुम किसी वजह से गए होंगे, लेकिन तुम होंगजू को इस तरह अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे। वो कहता है कि मेरे पास अपना एक रीजन था। वो कहते हैं तो तुम्हें बताना चाहिए था ना, या तो ब्रेकअप कर लेना चाहिए था या फिर उसे वेट करने का बोलना चाहिए था। फिर उस पर गुस्सा होते कि अगर तुमने उसे बता दिया होता तो उसे इतना हर्ट नहीं होता, लेकिन इस तरह से बिना बताए जाकर तुमने अच्छा नहीं किया। मेरे लिए ये सब तुम्हारे बहाने हैं। मैं तो अपने बच्चों से भी यही कहूंगा कि तुम्हारे जैसे लड़के को कभी डेट मत करना जो उन्हें इस तरह रुलाए। इसलिए तुम अब मेरी होंगजू को छोड़ दो, वो तुम्हारी नहीं है। और उधर होंगजू वेंग से पूछते है कि तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है। वो हंसने लगता है, कहता है कि मुझे सोचना पड़ेगा, पहले भी मुझे नहीं पता था और अभी भी नहीं पता है। लेकिन होंगजू को तो अच्छा नहीं लगता है कि ये क्या बात हुई, तुम्हें कैसे नहीं पता। फिर वो दोनों एक आर्ट गैलरी में आते हैं। यहाँ भी वो ये सोच रही थी कि इतना स्मार्ट होने का क्या फायदा, तब इसे यही नहीं पता कि मुझे लाइक क्यों करता है। वो बस आगे आगे चली जा रही थी, फिर पीछे मुड़ती है और उसका नाम लेकर कहती है कि वहाँ क्या कर रहे हो, ऐसे दूर कब तक रहोगे। तब वो स्माइल करते हुए कहता है कि जब तुम मेरा नाम बुलाती हो ना तो मेरा दिल बहुत जोर से धड़कता है, इतना जोर से कि मुझे लगता है कि कहीं बाहर ना आ जाए। इसी तरह वो पहले जब भी उसका नाम लिया करती थी तो उसका दिल बहुत जोर से धड़कता था। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये कब शुरू हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से मेरा नाम सुनने का वेट करता था। तब मुझे पता चला कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और फिर जब मैं तुमसे दोबारा मिला तो मुझे फिर से तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर वही एहसास हुआ। फिर इसके पास अगर कहता है कि मुझे सच में नहीं पता कि मुझे तुम में क्या और क्यों पसंद है, तुमने मुझे कभी तुम्हें आने डालने का टाइम ही नहीं दिया। तो वो कहती है कि तुमने भी तो ऐसा नहीं किया। ये सुनकर तो वो उसे अपने पास लाकर किस करने वाला होता है कि इतने में अंकल का कॉल आने लगता है, लेकिन वो कट कर देता है। तो वो होंगजू को कॉल कर देते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि ये एक इमरजेंसी है। तो दोनों ही जल्दी घर पहुंच जाते हैं। तब होयन कहता है कि जरूरी काम से मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, तो वो भी उसे बाय करके जाने लगती है, लेकिन जाते हुए कहती है कि मुझे पूछो कि कल मेरा क्या प्लान है। वो पूछता है तो वो कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। वो पूछता है फिर परसों का, तो फिर वो वही कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है। तब उससे पूछते है कि तुम अपना बताओ, तुम क्या चाहते हो। वो कहता है मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। इसके बाद वो उसे बाय करके अपने रूम में आ जाती है और फिर वहाँ आकर कुछ सामान ढूंढने लगती है। उसमें से कुछ बुक्स और फैमिली फोटो मिलती है। तब उसे वही करियर प्लान मिलता है जो कि वो होयन को दिखाना चाहती थी, और उसमें उसका अपना और होयन दोनों का नाम लिखा हुआ था। तब उस दिन को याद करती है जब होयन के लिए उसका दिल पहली बार धड़का था। वहीं दूसरी तरफ होयन अपनी मॉम से मिलने जाता है। उनसे कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने आपको बिना बताए इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। वो कहती है कि कैसा डिसीजन, मैंने अभी तक उसे एक्सेप्ट नहीं किया है। तो वो कहता है कि प्लीज अब मेरा रिजाइन एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं चाहता हूँ कि ये सब बिना किसी प्रॉब्लम के हो जाए। आपने हमेशा मेरे लिए अच्छा डिसीजन लिया है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन इस बार मैं अपना डिसीजन खुद लेना चाहता हूँ, चाहे वो अच्छा हो या ना हो। तो वो कहती है कि ठीक है, फिर हम इस बारे में कल बात करेंगे, और वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे हाईजी स्कूल आती है और एक बैग ताई के सीट के पास रख देती है। फिर जब वो आता है तो देखता है कि उसमें वही शूज रखे हुए थे। उसमें एक नोट भी था जिसमें उसने लिखा था कि मैंने इसे अच्छे से साफ कर लिया है, तुमने मेरी हेल्प की, इसके लिए तुम्हारा थैंक्स। बाद में फिर वो बच्चों को रनिंग करवाने लगता है, तो तब उसने वही शूज पहने हुए थे। फिर हम होंगजू को देखते हैं, वो अपने प्रोजेक्ट की फाइल ले लेती है और नीचे होयन से मिलने जाती है, लेकिन वो घर पर नहीं था। तभी उसे उसका कॉल आ जाता है। कहता है कि तुम मुझे याद कर रही थी ना, वो अभी अपनी मॉम के साथ ही रुका हुआ था। वो कहते हैं कि तुम कहाँ हो, तो वो इस बारे में तो कुछ नहीं बोलता, बस ये कहता है कि तुम्हें रात का प्लान याद है ना, हमें मिलना है। वो कहती है हाँ, काम से आने के बाद हम मिलते हैं। तब इतने में उसकी मॉम भी आ जाती है और उसे ऑफिस जाने के लिए कहती है। रास्ते में जाते हुए उसकी मॉम बस स्टॉप पर होंगजू को बैठा हुआ देखती है और उसे पहचान जाती है। कहती है कि यहाँ कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, ये दुनिया बहुत छोटी है। और वहाँ ताई को कल के लिए बुरा लग रहा था कि मुझे हाईजी के साथ वैसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, तो वो उससे माफी मांगने की प्रैक्टिस करने लगता है और रात को कहीं बाहर ले जाने की भी सोचता है। फिर जब हाईजी को देखता है, उससे बात करने जा ही रहा होता है कि इतने में कुछ स्टूडेंट्स हाईजी से कुछ पूछने के लिए पहुंच जाते हैं। उसके बाद हाईजी भी वहाँ से चली जाती है, तो ताई भागते हुए उसके पीछे आता है, उसे रोकता है। वो तो ये कहने वाला था कि कल के लिए मुझे माफ करना, लेकिन ये कह देता है कि क्या कल के लिए तुम्हें सॉरी फील हो रहा है। वो कहती है कि कल मैंने तुमसे माफी मांग कर रही थी, क्या वो काफी नहीं थी। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अब वो कुछ बोले उससे पहले हाईजी कह देती है कि मैं आपसे तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, और ये कहकर चली जाती है।
और उधर होंगजू जुनो से मिलने जाती है। वो उसके लिए कॉपी बनाता है। फिर जब वो बैठ रही होती है तो उसका पैर एक बॉक्स पे लगता है। वो देखती है कि उसमें उसके ही लिखे हुए लेटर्स रखे हुए थे। जुनो ने जानबूझकर वो सारी चीजें उसके आसपास रखी थी जो कि उनके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई थी, ताकि होंगजू सबको याद करके उसके पास वापस आ जाए। लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर देती है। और वहाँ होयंग और उसकी मॉम ऑफिस पहुंचते हैं। लेकिन अंकल तो बहुत डरे हुए थे, पता नहीं क्या होने वाला है। वो तो होयंग को रोककर पूछते हैं कि ये यहाँ पर क्यों आई है। वो कहता है मुझे भी नहीं पता। फिर कहते हैं कि इसे घर के बारे में मत बताना, अगर इसे पता चल गया ना कि मैंने वहाँ रिनोवेट किया है तो पता नहीं क्या कर देगी। और इधर ये दोनों स्क्रिप्ट को लेकर बातें करने लगते हैं। तो होंगजू से फाइल देते हुए कहती है कि मैंने पहले ही सब कुछ बना दिया है। वो कहता है कि तुमने तो कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दिया, हमें इतनी जल्दी नहीं थी। वो कहती है कि मैंने बहुत पहले से इसमें काम करना शुरू कर दिया था, जो मुझे अच्छा लगा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अगर तुम्हें इसमें कुछ भी पसंद आए तो तुम स्क्रिप्ट लिखते हुए इसमें ऐड कर सकते हो। और अब से ये तुम्हें ही करना है क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट से हट रही हूँ। ये सुनकर तो वो चौंक जाता है क्योंकि उसे इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और वहाँ होयंग की मॉम बातों बातों में अंकल से घर के बारे में पूछ लेती है कि क्या वो खाली है। वो कहते हैं खाली क्यों होगा, वहाँ पर एक किराएदार रह रहा है। तो वो कहते हैं कि ठीक है फिर मेरे लिए एक होटल ढूंढो जो कि ऑफिस के पास ही हो, अब से मैं यहीं पर काम करूंगी। वो तो चौंक जाते हैं, कहते हैं क्यों। वो कहते हैं क्यों मतलब क्या, मैं यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आई हूँ तो यही तो रुकूंगी। तब अंकल होयंग को इशारा करते हैं कि कुछ तो बोलो। वो कहता है कि क्या आप ये सब मेरी वजह से कर रही हो, लेकिन आप कुछ भी कर लो मेरा माइंड चेंज नहीं होने वाला। तो वो कहते हैं कि मेरा डिसीजन भी नहीं बदलने वाला, मैं तुम्हारे बिना यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। और यहाँ होंगजू वापस जाने लगती है तो जुनो उसे रोकने के लिए कहने लगता है कि तुमने मुझे फाइल्स चेक करने का टाइम नहीं दिया है। वो कहती है कि अगर तुम्हें कुछ पूछना होगा तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। वो जाने लगती है कि अचानक से जुनो को एंजाइटी अटैक आ जाता है, उसके हाथ से फाइल गिर जाती है। वो कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। वो तो फिर से गिरने लगता है तो उसे पकड़ती है, लेकिन वो उसका हाथ हटा लेता है, कहता है कि मैं ठीक हूँ और अब तुम्हें जाना चाहिए, मैं ये सब पढ़ने के बाद तुम्हें बता दूंगा। पर फिर गिर जाता है तो होंगजू उसके पास आती है, कहती है कि तुम बीमार हो क्या। वो कहता है कि अगर मैं बीमार हुआ तो क्या, अगर मैं अपनी इस बीमारी की वजह से तुम्हें छोड़कर चला गया था तो क्या तुम मेरे पास वापस आओगी। यहाँ पर हम पास्ट का सीन देखते हैं कि जब होयंग को उसकी मॉम का कॉल आया था अमेरिका जाने का बताने के लिए, तब उसकी मॉम वही सिग्नल के पास खड़ी हुई थी और उन्होंने देखा था कि उनका बेटा सामने एक लड़की को देख रहा है जो कि होंगजू थी। वो उसका नाम लेते हुए उसके पास आती है, लेकिन तब तक वो वहां से जा चुका था। तो फिर उसकी मॉम होंगजू के पास आती है और वहां पर एक बैग को देखकर कहती है कि क्या ये तुम्हारा है। होंगजू उसमें देखती है कि ये तो सारी मेरी फेवरेट है लेकिन ये मेरा नहीं है। तब होयंग की मॉम कहती है कि तुम्हारा ही है और मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे को क्यूट लड़कियां पसंद है। फिर उससे वो बैग मांगने लगती है तो होंगजू उसे वहीं पर रखकर चली जाती है और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।